तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज मैंने बताया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। क्या पढ़ाऊंगा? नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक दी गई होगी आपको। ठीक है दोस्तों, आज चलते हैं आगे नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। नीति निर्देशक तत्व के 3 भागों में बांटा गया है। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। वो में बांटते हैं। नंबर 1 पे आता है दोस्तों गांधीवादी। नंबर 1 पे क्या आता है? गांधीवादी। गांधीवादी। गांधीवादी में दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं? गांधीवादी में कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद हैं दोस्तों 40 नंबर का अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 का और दोस्तों अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47। दोस्तों, आपने इसको पहले पढ़ लिया होगा। इसकी पहले वाली वीडियो में 40 में क्या कहा गया है, 43 के का में 46, 47 में क्या कहा गया है। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। अनुच्छेद 40 में दोस्तों कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है दोस्तों, क्या कहा गया है? ध्यान से पढ़िएगा, आप लिखते जाइएगा नहीं तो। ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 43 के का में कहा गया है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। क्या कहा गया है दोस्तों? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। और अनुच्छेद 46 में कहा गया है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। विशेष आरक्षण दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 46 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार कैसा आहार उपलब्ध कराएगी? वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। इसमें दोस्तों 47 में कहा है कि सरकार वसायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाइयाँ एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अनुच्छेद किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं दोस्तों गांधीवादी के अंदर आते हैं। 40, 43, 46 और 47। ठीक है दोस्तों, इनको बिल्कुल रट लीजिएगा मौका तक। नेक्स्ट आता है दोस्तों 3 भागों में बांटा गया, तो एक भाग तो हो गया गांधीवादी। नेक्स्ट आता है समाजवादी। दोस्तों, इसमें भी दिए गया है। इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं देखिएगा उनको। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद दिया गया है दोस्तों? 38, 39 का भी दिया गया है दोस्तों। इसी में 39 का और दिया गया है 41, 42 और दिया गया है 43। तो कितने हो गए दोस्तों? गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 अनुच्छेद दिए गए हैं दोस्तों। किसमें? समाजवादी में दिया गया है अनुच्छेद। मैंने इन सबको इसके पहले वाली क्लास में डिटेल से पढ़ा दिया है। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आई बटन में, तो जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं केवल आपको अभी रिपीट करा रहा हूँ कि क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है अनुच्छेद 38 में कि लोक कल्याण के लिए सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड, सामाजिक राजनीतियाँ, न्याय। ठीक है दोस्तों,
और नेक्स्ट आया है 39। तो 39 में क्या कहा गया था, मैंने बता दिया है, मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, केवल मैं बार बार यह बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि समान समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन एवं संसाधनों का उचित वितरण दिया जाएगा। मतलब कहा गया है कि समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है 39 का। तो इसमें कहा गया है कि निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। निःशुल्क विधि कानूनी सहायता किस संशोधन के तहत, 42वां संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 41। तो दोस्तों 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता जैसे शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल देना, ये सब आता है किसमें के अंदर, अनुच्छेद 41 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और 42 में कहा गया है कि न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर एवं शारीरिक श्रम न कराना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43। 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके, कुटीर उद्योग कह सकते हैं हम इसे, कुटीर उद्योग। ठीक है दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, 43 दिया गया है समाजवादी में, 43 दिया गया है समाजवादी में, और 43 का दिया गया है दोस्तों गांधीवादी में। ठीक है, इसको देखिएगा बार बार, आपको निश्चित ही आ जाएगा। रिपीट करते जाइएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले का उसको रिपीट करिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है वैदिक या उदारवादी। वैदिक या उदारवादी। वैदिक या उदारवादी। तो दोस्तों इसमें भी दिए गए हैं कौन कौन से अनुच्छेद, दिए गए हैं 44, 45, 48। 48 का दिया गया है दोस्तों इसमें, और नेक्स्ट आता है 49, 50, 51। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने ये भी सब पढ़ा दिए हैं कि इसके अंदर नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं ये सब अनुच्छेद, पर इनका बंटवारा कर दिया गया है कितने भागों में, 3 भागों में। तो वही 3 कौन कौन से, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग हो। ठीक है दोस्तों, और 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, सरकार रखेगी। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी सरकार देगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है 48। तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, वन जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। और दोस्तों इसमें भी कहा गया है किस संशोधन के तहत, 42वां संशोधन के तहत कहा गया है 1976 में कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट आता है 49। 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। 50 में कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना। इसे अनुच्छेद के तहत भारत को कहाँ रखा गया है, यूएनओ का सदस्य बनाया गया है, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। इसके अंदर दोस्तों एक नोट आता है, नोट में कहा गया है कि मिनर्मा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। नोट डाल के मैं लिखवा दे रहा हूं दोस्तों, लिखते जाइएगा इसको। इसमें कहा गया है कि मिनर्मा मिल मुकदमे, ये गलत हो गया दोस्तों, मिनर्मा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व
या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। कहा गया है, न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व तो एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन क्या है दोस्तों? मूल अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे। ठीक है दोस्तों, अर्थात दोनों पर संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पहुंचने का साधन क्या है? इस लक्ष्य को पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। दोस्तों अब चलते हैं हम मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर। हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, जो मैंने भाग 3 में पढ़ा दिया है। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। कितने श्रेणियों में बांटा गया है मूल अधिकार को? 7 श्रेणियों में बांटा गया है। उसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है, इसके पहले पढ़ा दिया है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए ये सब बातें। ठीक है दोस्तों, और नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। तो यहाँ पे एक मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दूंगा मूल अधिकार। यहाँ पे दोस्तों मूल अधिकार और यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इनमें अंतर है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला तो यही अंतर हो जाएगा हमारा। तो मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है यूएसए के संविधान से। किस देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, और नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है यूएसए के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अपन दूसरा नंबर इसी का अंतर में लिख लेंगे कि इसे कौन से भाग में रखा गया है? इसे रखा गया है भाग 2 में। इसे भाग 2 में रखा गया। और इसे किस भाग में रखा गया? नीति निर्देशक तत्व आप सबको पता ही होगा कि इसे भाग 4 में रखा गया है। इसे भाग 4 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, पहला लेंगे हम किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। ए लिया गया है अंगारालैंड। और दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको यह पढ़ा दिया है कि अंगारालैंड किस देश के संविधान से लिया था अंगारालैंड ने नीति निर्देशक तत्व? ये आप बताइएगा कमेंट में, मैं देखूंगा आपका। नहीं तो ये मैं बता ही दे रहा हूँ, अंगारालैंड ने लिया था स्पेन से। स्पेन से लिया था अंगारालैंड ने, और अंगारालैंड से लिया भारत ने। भारत ने लिया कहाँ से? अंगारालैंड से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कौन सा? यह है नैसर्गिक अधिकार होता है तथा जन्म से ही मिल जाता है। जन्म से ही यह मिल जाता है। जन्म से ही मिल जाता है। मूल अधिकार हैं दोस्तों, वो हमारे जन्म से ही मिल जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया है कि यह नैसर्गिक नहीं होता है, अर्थात सरकार के लागू करने के बाद ही यह मिलता है। सरकार के लागू करने के बाद मिलता है।
लागू करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आता है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। ठीक है दोस्तों, पहला ए हो जाएगा आपका, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय वाद योग्य नहीं है। सीधे लिख दो, यह वाद योग्य नहीं है। पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से इसे पढ़िएगा जो मैं लिखवाते जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसके पीछे दोस्तों किसकी मान्यता है? कानूनी मान्यता है, और इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। नेक्स्ट में लिख लेंगे हम, इसके पीछे कानूनी मान्यता है। और दोस्तों इसके पीछे बताइएगा, इसके पीछे है राजनीतिक मान्यता। इसके पीछे क्या है दोस्तों? राजनीतिक मान्यता है। और इसमें दिया गया है कि यह निलंबित हो सकता है। यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। यह निलंबित नहीं हो सकता है। और दोस्तों इसी मूल अधिकार में कहा गया है कि यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। और इसमें कहा गया है यह सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है, और यह धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। यह व्यक्ति की भलाई के लिए है। और इसमें दिया गया है दोस्तों, यह समाज की भलाई के लिए है। यह समाज में भलाई के लिए है। यह समाज में भलाई के लिए। तो जल्दी से दोस्तों इसको देखिएगा दोबारा से। इसमें कहा गया है कि यह यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के, और यह है अंगारालैंड के। इसे भाग 2 में रखा गया है मूल अधिकार को, इसे रखा गया है भाग 4 में। दोस्तों एक सेकंड, सॉरी, इसे भाग 3 में रखा गया है। भाग 2 में तो नागरिकता को रखा गया है, इसे रखा गया है भाग 3 में। तो दोस्तों दोबारा देखिएगा, इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 3 में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, मुझसे गलती हो गई थी अभी। इसे भाग 3 में रखा गया है, इसे भाग 4 में रखा गया है। यह जन्म से ही मिल जाता है, यह सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। यह वाद योग्य नहीं है। इसके पीछे दोस्तों कानूनी मान्यता है, और इसके पीछे है राजनीतिक मान्यता। यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया है कि यह व्यक्ति के भलाई के लिए है, यह समाज की भलाई के लिए है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने पढ़ लिया है मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। आप इसको रिपीट करिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं में से। तो कल हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। तो भाई वो वाली वीडियो देखने के लिए, कल की वाली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कल मैं पढ़ाऊंगा मूल कर्तव्य, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको। कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे कि अंगारालैंड ने
किस संविधान से लिया था नीति निर्देशक तत्व, यह भी बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।